नमस्कार। टीवी 9 बिहार का खास कार्यक्रम राग बिहारी लेकर मैं भविष्य त्यागी अपने सहयोगी अंकित मिश्रा के साथ हाजिर हूं। राग बिहारी में आज चर्चा होगी बिहार के उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर सरगर्मियां राजनीतिक बढ़ी हुई हैं। दरअसल बिहार में राजनीतिक टसल यानी कि राजनीतिक खींचतान का लेवल अप होता जा रहा है और आज राग बिहारी में बात एनडीए के बीच चल रही खींचतान की। दरअसल चर्चा यह है, खबर इस तरह की है कि एक तरफ तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच मतभेद है, दूसरी तरफ जेडीयू और एलजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं और तीसरी तरफ बीजेपी के पूर्व मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता आरके सिंह कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, बगावती रुख अपनाते दिख रहे हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी अंकित मिश्रा से। अंकित, सबसे पहले बात जीतन राम मांझी की और चिराग पासवान की करते हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि एक सीट को लेकर दोनों पार्टियां अड़ गई हैं, दोनों नेता अड़ गए हैं और जीतन राम मांझी आरोप लगा रहे हैं कि भाई एक सीट जो है वो जबरन कब्जाना चाह रहे हैं चिराग पासवान। क्या है पूरा मामला? ये दरअसल जो बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी, तो उन्होंने 3 दिन पहले एक उनका वीडियो आया था जिसमें वो बयान दे रहे थे कि प्रशांत किशोर किस तरीके से जो आरोप तमाम लगा रहे हैं एनडीए के नेताओं के ऊपर और उनके बचाव में बीजेपी क्यों नहीं आ रही या जदयू क्यों नहीं आ रही और प्रशांत किशोर के आरोपों में कितना दम है। ये बात कहते कहते जब चिराग पासवान से रिलेटेड सवाल पूछा गया मांझी से, तो मांझी ने कहा कि चिराग पासवान की पार्टी या एनडीए हम लोग साथ में तो हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे जब पूछा गया तो जीतन राम मांझी ने खुलकर यह बात कह दी कि एलजेपीआर के जो कार्यकर्ता हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं खुद में। अब आपने तो देखा ही होगा कि हम लोग जब बैठक कर रहे थे कई जगहों पे, तो मंच से कई बार राजेश वर्मा तक से सवाल जब ये पूछा गया कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो चिराग पासवान भले ही अलग बोले लेकिन उनकी पार्टी जितने सांसद हैं, जो सीनियर हैं, जो प्रभारी हैं और उनके जो दूसरे सांसद हैं, वो सब खुल के कहते हैं कि हमारी इच्छा एज ए कार्यकर्ता यही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। अब सोचने वाली बात यह है कि चिराग पासवान भी उसी एनडीए के पार्ट हैं, जीतन राम मांझी भी उसी एनडीए के पार्ट हैं। मांझी के पास तो फिर भी 4-5 विधायक हैं, चिराग पासवान के वो भी नहीं है और मांझी बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम प्रदेश स्तर की पार्टी का दर्जा कम से कम तो मिल जाए, इतनी सीटें हमको मिल जाएं जी। अब सीटों का जो एक खींचतान है ये बीच बीच में सामने आता रहता है। जीतन राम मांझी कई बार सीधे सीधे बोल देते हैं। जब हमने सवाल पूछा भी चिराग पासवान की पार्टी से कि मांझी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं किस तरीके से गया में जब उपचुनाव हुआ तब आप लोगों ने हाथ खींच लिया, उसके बाद दूसरे जगहों पे भी देखा जाए तो कई बार ऐसा लगता है कि मांझी के कार्यकर्ता और एलजेपीआर कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हैं। अब यह मसला है सिकंदरा सुरक्षित सीट का। सिकंदरा में इनके विधायक हैं प्रफुल्ल कुमार मांझी। जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे कहा कि जो चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सीधे हमारी पार्टी पे दावा ठोक रहे हैं, बहस कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि ये सीट हमको चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग पे भी तो कुछ क्लियर हुआ नहीं है। सीट शेयरिंग पे जो भी बातें चल रही हैं वो सब कुछ हवा हवाई हैं। अब इन सब चीजों के बीच में इस तरीके से दावा ठोकना कि ये सीट मुझे चाहिए चाहिए। अब प्रफुल्ल कुमार मांझी के बारे में यहां तक जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हमारे बड़े ही अच्छे नेता हैं और करंट में एमएलए हैं, तो जाहिर सी बात है जो सीट मेरे पास है कम से कम वो सीट तो मुझे मिलेगी। आप ऐसे कैसे डायरेक्ट दावा ठोक सकते हैं? और ऐसी स्थिति में जब अभी सीटों का फाइनलाइज हुआ भी नहीं है किसको कितनी सीट मिलेगी और किसको किसके हिस्से में कौन सी सीट जाएगी। अब मांझी के कार्यकर्ता खुलकर आ रहे हैं और फिर चिराग पासवान के ऊपर कहीं ना कहीं मांझी की नाराजगी इसलिए भी दिखती है कि चिराग पासवान खुद तो शांत हो जाते हैं लेकिन अपनी एक सेना पूरी तरीके से लगा दिए हैं कि वो खुल के एकदम से बैटिंग कर रहा है चिराग पासवान के लिए कि हाँ इलेक्शन के बाद सीएम बन जाए तो भी अच्छा है चिराग पासवान, हमारी तो यही इच्छा है, या हमको 40 से अधिक सीट चाहिए। अब वरुण भारती को देख लीजिए, उस अरुण भारती को किस तरीके से वो कह रहे हैं 43+ सीटें हमको चाहिए। तो ये पूरा विवाद है जिस विवाद को लेके लगातार आमने सामने आ रहे हैं और ये हर जगह दिख रहा है। जो चाहे गया में जहां पे जीतन राम मांझी का संसदीय सीट है, उनकी बहु चुनाव लड़ी थी, उस वक्त भी हुआ था और जीतन राम मांझी ने एक बार और कहा कि चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं में उतना दम नहीं है, वही कार्यकर्ता वो आगे पीछे लेके चलते हैं। यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं उनसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे एनडीए की रैलियों में दिखते हैं जी। ये दावे हैं। और इस सीट को लेकर, सिकंदरा सीट को लेकर आप देखिए, आपने बात कही कि भाई जब भी एलजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से बात होती है वो कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं, हमारी दिल्ली तमन्ना है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन सिकंदरा सीट पर कुछ इस तरह की चर्चा भी है कि भाई चिराग पासवान थोड़ा अंदरूनी खेल करना चाह रहे हैं।
अरुण भारती जो उनके बहनोई हैं जिनका जिक्र आपने किया, वो चाह रहे हैं कि भाई इस सीट पर उनको लड़ा दिया जाए, उनको लड़ा करके उनको डिप्टी सीएम पद की रेस में लेकर आया जाए। ये क्या मामला है, इसको भी थोड़ा सा बताइए। अब ये है ऐसा कि मतलब कहा जा रहा है कि जमुई और जो उनका क्षेत्र है, अब चूंकि अब अरुण भारती को लेके ये है कि चिराग पासवान ओवरऑल ये चाहते हैं दरअसल कि आने वाले समय में वो स्टेट के पॉलिटिक्स में आए। स्टेट के पॉलिटिक्स में आने के लिए इनके पास अभी उतनी मजबूत चीजें नहीं हैं, क्योंकि 2020 का चुनाव आपने देखा, 2020 के चुनाव में ये साथ में चुनाव नहीं लड़े थे, एनडीए के अलग लड़े, एकमात्र सीट जीते और राजकुमार सिंह जो थे और वो भी चले गए जदयू में, तो इनके पास कोई विधायक नहीं है, तो प्रदेश में प्रतिनिधित्व के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये पार्टी की रणनीति हो सकती है कि अपने बड़े नेताओं को चुनाव में लड़ाएं, जाहिर सी बात है अरुण भारती बड़ा नाम है और सांसद भी हैं, तो अगर विधायक बनते हैं वो सीट ये छीन पाते हैं अगर, तो ये स्टेट की पॉलिटिक्स में या नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी टीम खड़ी हो सकती है। जब चिराग पासवान खुद कहीं से चुनाव लड़ लें, ऐसी भी चर्चा है। अरुण भारती को भी अगर लड़ाते हैं, अगर अरुण भारती लोकसभा सीट अपना छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर चिराग पासवान खुद भी लड़ रहे हैं तो एक तो अपना लोकसभा, अगर वो जीते स्टेट के पॉलिटिक्स में आए तो एक तो अपनी सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी, तो मंत्री पद भी जाएगा, तो कम से कम अपने जीजा जी के लिए इतना स्पेस तो वो छोड़ सकते हैं कि अगर चिराग पासवान नहीं रहे तो केंद्र में एक मिनिस्ट्री किसी को तो मिल जाए। क्योंकि अब शामुई चौधरी है तो पहली बार सांसद बनी ही है, लेकिन वैसे भी कद छोटा है, अभी नई आई है। या आप खगड़िया के सांसद की बात करें तो वो भी अभी नए हैं। तो अगर मंत्री पद ट्रांसफर होता है चिराग पासवान से तो मुझे लगता है कि अरुण भारती पे होगा। तो अरुण भारती को विधानसभा का चुनाव तो लड़ने की चर्चा है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जैसा कि आपने कहा कि आ रही हैं कि वो लड़ सकते हैं, और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि एक मजबूत टीम तैयार करना कि चिराग पासवान, अरुण भारती और तमाम लोग जो विधानसभा में पहुंचे और सीएम फेस के लिए 2030 के लिए कम से कम बड़ी लड़ाई लड़े। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जो अथॉरिटी वाली एक कोई पोजीशन है उस पर किसी ना किसी को सेटल किया जाए। थोड़ा छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जेडीयू और चिराग के बीच में क्या लड़ाई है। जैसा ही दावा किया जा रहा है कि अरुण भारती को उप मुख्यमंत्री की रेस में ला दिया जाए सीट से लड़कर, इस सीट पर आखिर ऐसा क्या समीकरण है कि इसको उस तरह की एक सेफ सीट मानकर या दावा ठोक रही है एलजेपी? दूसरा, इस दावे में कितना दम है, और क्या ये वजह है कि भाई कोई अपना इतना भरोसेमंद व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि समय आने पर जब बिहार की पॉलिटिक्स में वापस एंट्री करे चिराग, तो ऐसा ना हो कि किसी और को उप मुख्यमंत्री की रेस में ले आए या बनवा दिया जाए? तो ऐसा भरोसेमंद चेहरा अरुण भारती हो सकते हैं चिराग पासवान के लिए कि वक्त आए तो मुख्यमंत्री के नाम पर चिराग पासवान को ही आगे फिर बढ़ाया जाए? जाहिर सी बात है कि अरुण भारती एक तो रिश्तेदार भी हैं चिराग पासवान के, दूसरा ये है कि पार्टी के प्रभारी भी हैं, तीसरा ये है कि सिकंदरा सीट सुरक्षित सीट है। तो सिकंदरा सीट सुरक्षित सीट की वजह से ही ये है कि हाँ, जो दलित वोट बैंक है और इनकी सबकी संख्या ज्यादा है, इसी वजह से वो सुरक्षित सीट हो सकती है। अच्छा, इस सीट पे एक मजेदार बात यह है कि प्रफुल्ल कुमार माझी ने इतना ही नहीं कहा, वो तो डायरेक्ट आरजेडी पे भी एक आरोप लगा रहे हैं कि हमको कई करोड़ रुपए मिले थे ऑफर सीट खरीदने के लिए। यही वजह है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये हमारा इतना ईमानदार विधायक है, हमारे ईमानदार विधायक हैं कि हम किसी भी हालत में इनको खोना नहीं चाहते हैं। और मांझी हैं चूंकि, और जीतन राम मांझी की कम से कम जीती हुई सीट तो है ही, तो दावे के हिसाब से भी ये अगर बहुत कोशिश करते हैं तब भी ये सीट खींच पाना बहुत मुश्किल है। और ये जीतन राम मांझी का रवैया उस सीट को लेके जिस तरीके से खुल के आया है वो इतना है। अब ये है कि गठबंधन के पहले कुछ विवाद तो होगा ही। हाँ, जब आप अरुण भारती की बात कर रहे हैं तो अरुण भारती के केस में ये चीज हो सकता है कि अगर चिराग पासवान चुनाव खुद नहीं लड़ते हैं, विधानसभा के चुनाव के मैदान में खुद नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि जीजा जी को अपने उस जगह पे सेटल करें कि एक चेहरा तो कम से कम मजबूत रहे जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व करे, डिप्टी सीएम का या जो भी नाम आए उसमें आए। बिल्कुल, जिससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान खुद भी थोड़े इनसिक्योर ना फील करे। चलिए ठीक है, दूसरे मुद्दे पर आते हैं अंकित। एलजेपी और जेडीयू के बीच जो टसल है भाई, मुजफ्फरपुर में जो घटनाक्रम हुआ, एलजेपी के सांसद वीणा देवी की बेटी और जेडीयू के नेता मंच पर आपस में भिड़ गए और कहा जा रहा कि हाथापाई तक भी नौबत आई वहां पर। क्या रहा मामला, क्या पूरा सिनेरियो था, क्या सीन था? अब ये सोशल मीडिया पे लगातार वायरल भी हो रहा है, मुझे लगता है कि दर्शक देख भी रहे हैं कई जगहों पे कि स्थिति ये थी कि ऐसा लग रहा था कि मारपीट हो जाएगा, लाठी चल जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड जो वहां पे थे वो लोग संभालने में लगे, वो कंडीशन हो गया। लेकिन बात सिर्फ एक सीट की नहीं है, मुजफ्फरपुर के गाय घाट विधानसभा क्षेत्र है उसका मामला है। वीणा देवी है, वरिष्ठ नेता है और एलजेपीआर से सांसद भी हैं, लोजपा से सांसद हैं, तो उनकी बेटी कोमल सिंह है, वो यहाँ पे दावेदारी कर रही हैं कि इस सीट से उनको टिकट मिल जाए।
और उसके साथ ही पूर्व विधायक है महेश्वर यादव, उनके बेटे जो हैं वो जदयू से जो है उनके बेटे हैं जो प्रभात किरण है वो यहाँ से वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अब एनडीए का सम्मेलन था, एनडीए का सम्मेलन जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी होगा, एलजेपीआर भी होगा, जदयू भी होगा, सारे लोग थे। लेकिन मसला ये फंस रहा है कि कहीं ना कहीं कई बार ये होता है कि जो एलजेपीआर के जो कार्यकर्ता हैं, चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपना नहीं पाते हैं जदयू को, नीतीश कुमार के नेतृत्व को अपना नहीं पाते हैं। और ये 2020 में दिखा भी कि जिस तरीके से पूरी मुखरता के साथ इन लोगों ने चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं बीजेपी को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बात आती है जहां पे वो दिक्कत हो जाती है जी। अब चूंकि वीणा देवी मजबूत स्थिति में है, सांसद भी हैं, तो वीणा देवी को जाहिर सी बात है कि उनकी बेटी वहां पे दावेदारी कर रही हैं। अब अपनी ही पार्टी के 2 लोग हैं और दोनों लोगों का इस तरीके से दावेदारी, और दूसरी तरफ महेश्वर यादव जो हैं वो भी विधायक रहे हैं, जदयू के विधायक रहे हैं, वो भी अपने पुत्र के लिए दावेदारी कर रहे हैं। तो बेटा और बेटी के समर्थकों में ये लड़ाई हुई, और ये लड़ाई का संदेश इतना छोटा नहीं है, इस लड़ाई का संदेश बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि 2020 के उन विधानसभा सीटों पर जहां जहां जदयू चुनाव लड़ी थी, बीजेपी वाले सीट पे नहीं, जदयू वाले सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उन सभी सीटों में ही अब बंटवारा होगा। जाहिर सी बात है चिराग पासवान को वही टिकट मिलेगी जहां पे वो मजबूत स्थिति में थे। मजबूत स्थिति उनकी कहां होगी? जहां पे 2020 में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, और 2020 में उन्हीं सीटों पे परफॉर्मेंस किया था जिन सीटों पर जदयू लड़ी थी। यानी कि जदयू और चिराग पासवान इस चुनाव में आमने सामने हैं, सीट शेयरिंग के वक्त भी। बस यही पूरी लड़ाई एक बड़ा मसला है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर भाई संख्या कितनी होगी ये तय नहीं हो पाया, लेकिन ये जो सीटों को लेकर और एनडीए के घटक दलों के भीतर ही जो एक तरीके से कहें तो सीटों को लेकर जो गरारी फंसी हुई है, जो अटकी हुई है, इसको कैसे सेटल डाउन जो है पूरा एनडीए जो गठबंधन है वो करेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। एक अब सवाल उसको लेकर भी देखिए, आरके सिंह जो हैं इन पर इनको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि भाई पार्टी से क्या बगावत करने की स्थिति में है वो, जो उनका रुख है, जो वो जिस तरीके से सफाई मांग रहे हैं अपने ही नेताओं से। प्रशांत किशोर बड़े आरोप लगा रहे हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी की जा रही हैं, सबूत दिए जा रहे हैं। मनोज भारती हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि भाई ट्रक भरकर सबूत हैं, लाएं तो लाए, कैसे नाम देख पाएंगे, नाम दिखा पाएंगे। लेकिन अब उन आरोपों पर जब आरके सिंह अपनी ही नेताओं से, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, जब सफाई मांगने लगे तो फिर क्या समझा जाए? ये क्या पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स दरअसल ये है कि आरा विधानसभा लोकसभा सीट है, लोकसभा चुनाव के वक्त आरके सिंह की हार हुई। आरके सिंह की हार हुई तो इसके बाद चर्चा जोरों पे चली कि आखिर में इतना बड़ा कद आरके सिंह का, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, दोनों लोकसभा चुनाव जीते आरके सिंह, मंत्री रहे आरके सिंह। इसके साथ ही आरके सिंह के बारे में यह कहा जाता था कि आरके सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना काम किया है और काम के दम पे वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन आरके सिंह हार गए चुनाव। आरके सिंह चुनाव के हारने के बाद यह समीकरण चलने लगा कि आरके सिंह बगल की सीट जो काराकाट है, काराकाट में जहां पे पवन सिंह चुनाव लड़े थे, पवन सिंह खुद भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, आरके सिंह भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। अब काराकाट सीट पे स्थिति यह हुई कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, एनडीए गठबंधन के एकमात्र कुशवाहा बड़े चेहरा कह लें कि वैसे तो पार्टी में सम्राट चौधरी वगैरह हैं, लेकिन बड़ा चेहरा जिनका कुशवाहा के नाम पे पार्टी ही है, तो उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक ही सीट मिली थी और वो काराकाट थी। और उस सीट पे भी एक क्षत्रिय समाज के नेता पवन सिंह, वो भी बीजेपी के बागी। तो एक चर्चा चली कि बीजेपी ने कुशवाहा को कहीं न कहीं हराने के लिए या चीजों करने के लिए किसी तरीके से पवन सिंह को लड़ा दिया है इधर से। लेकिन उस सीट का असर आरा पर पड़ा। क्षत्रिय समाज वहां पे चूंकि कुशवाहा को वोट नहीं किया था तो कुशवाहा समाज नाराज हुआ, तो कुशवाहा समाज आरा में आरके सिंह क्षत्रिय थे तो वहां पे कुशवाहा समाज ने वोट नहीं किया। ये बात चली तो बात चली तो फिर आरके सिंह खुलकर बोलना शुरू किए। उधर कुशवाहा भी खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी या तमाम लोगों ने जो गलती की, लेकिन कुशवाहा को राज्यसभा में बेच के शांत कर दिया गया। आरके सिंह अभी तक है, लेकिन आरके सिंह के पास कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है। तो आरके सिंह को मिला मौका अभी जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया सम्राट चौधरी पे, दिलीप जायसवाल पे या तमाम बड़े नेताओं पे। अब आरके सिंह खुलकर बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी आए और जवाब दें। सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए या तो फिर इस्तीफा दें पद से, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरके सिंह खुल के कह रहे हैं कि हाई स्कूल का या इंटर का अपना मार्कशीट दिखाइए। अब दिक्कत बीजेपी के खेमे में और पॉलिटिक्स में यह हो गई कि आरके सिंह अचानक से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर क्यों बोलने लगे। तो इसके बाद एक चर्चा यह चली कि हो सकता है कि बीजेपी को डराना चाहते हो या कुछ चीजें बोल रहे हो। लेकिन 2 दिन पहले आरके सिंह का एक वीडियो आया, कल ही वीडियो आया,
जिसमें आरके सिंह आरा में एक क्षत्रिय महासभा थी, उसको संबोधित कर रहे थे। इस महासभा को संबोधित करते समय उन्होंने आह्वान किया क्षत्रिय समाज को एकजुट होने के लिए। एकजुट होना के आह्वान तक तो ठीक था। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी हमको ज्यादा सीट देगी, हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा देगी, हम उसी के साथ जाएंगे, पहली बात उन्होंने ये कहा। और इससे एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि बीजेपी हमको प्रतिनिधित्व कम देती है, बीजेपी के मंच पे हमारे लोग नहीं दिखते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग नहीं दिखते हैं, हमको अपनी ताकत दिखानी है और जो हमको देगा प्रतिनिधित्व उसके साथ ही हम जाएंगे और इस बार हम ताकत दिखा के रहेंगे। ये लामबंदी जो क्षत्रिय समाज की शुरू कर दी और खुले तौर पर, जैसा आपने बताया वीडियो में जो बातें कही हैं, तो कोई ऐसी नहीं है कि कोई कहीं छिपी बात है। हाँ, वो खुलकर कह रहे हैं, वो खुलकर लामबंदी कर रहे हैं। लेकिन झुकाव किस तरफ दिख रहा है? कुछ इस तरह की भी चर्चा है क्या कि भाई ठीक है, बीजेपी में अगर प्रतिनिधित्व कम दिख रहा है तो हो सकता है पब्लिक डोमेन में बात कह रहे हैं, पार्टी पर थोड़ा सा प्रेशर पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखा जा सकता है, लेकिन विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प में क्या चल रहा है कि चर्चा जो पूरे तमाम जगहों पे चल रही है कि आरके सिंह के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि प्रशांत किशोर के वो साथ जाएं, तो प्रशांत किशोर के साथ जाने में क्या है कि आरके सिंह को उतना बड़ा पोजीशन अगर प्रशांत किशोर देते हैं तब तो उनके साथ जाना ठीक है। तो प्रशांत किशोर के पास स्पेस है, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर के पास आरसीपी सिंह है, प्रशांत किशोर के पास पप्पू सिंह है, पप्पू सिंह है, प्रशांत किशोर के पास मनीष कश्यप है, लेकिन इन सब के बावजूद नई पार्टी है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है प्रशांत किशोर को, तो क्षत्रिय चेहरे की जरूरत है। और आरके सिंह जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, बड़ा नाम है, उनका यूज हो सकता है। लेकिन एक दूसरी चर्चा यह है कि आरके सिंह जिस तरीके से खुलकर क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करने की बात करें, और वो स्पीच मुझे लगता है दर्शक हमारे देखेंगे, हमारे चैनल पे भी है कि कितनी मजबूती के साथ उस समाज को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग कुर्मियों का नेता है, कुर्मियों की अपनी पार्टी है, कुशवाहों की अपनी पार्टी है, यादवों की अपनी पार्टी है, लेकिन आप लोगों का क्या है? हम जिसमें हैं उसमें भी तो मंच पे कोई दिखता नहीं है। तो आरके सिंह जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक बात यह भी कही जा रही है कि हो सकता है आरके सिंह अपनी पार्टी बनाएं। अपनी पार्टी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है भोजपुर साइड में या उधर आरा और उसके आसपास के बेल्ट में क्षत्रियों की संख्या तादाद है ठीक ठाक, उनका पकड़ भी है, तो वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें एक समस्या फंस सकती है कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वो पार्टी बनाना, फिर लड़ाना और चुनाव चिन्ह लेना, ये तमाम चीज़ें जो टेक्निकली दिक्कत है। उसके साथ ही एक दिक्कत और है कि आप अगर सिर्फ क्षत्रियों का वोट पाते भी हैं तो एक सिर्फ जोन है जिसमें 2-3 लोकसभा सीट है, 3-4 लोकसभा सीट है, 10 से 12% क्षत्रिय समाज के वोट हैं, उस पर इंपैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही निगेटिव पक्ष ये है कि बीजेपी का ये पुराना वोटर रहा है क्षत्रिय समाज, और इस समाज के नेता सिर्फ आरके सिंह नहीं है, इस समाज के नेता बीजेपी, आरएसएस से लेते हुए तमाम जो कहें कि कहते हैं ना कि सिस्टम में पूरा जो लोग घुसे हुए हैं, उन सब जगहों पे ये लोग हैं, तो इतना ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी से अब उनका रास्ता अलग हो चुका है और वो अब बहुत चांस है कि जनसुराज के साथ जा सकते हैं अगर अपनी पार्टी बनाते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी को देखना पड़ेगा, एनडीए को देखना पड़ेगा कि आरके सिंह को कैसे सेटल डाउन किया जाए, क्योंकि नेग्लिजेंस उनके प्रति भारी पड़ सकती है। बाकी राज्यों में भी देखा है, जो क्षत्रिय समाज है उसमें थोड़ी नाराजगी रही तो कई सीटों पर इंपैक्ट दिखा है। ठीक है, वो कोई बड़ा इंपैक्ट अगर उस तरीके से खुद की पार्टी को लेकर या खुद के वजूद को लेकर न डाल पाए, लेकिन हार जीत के डिसाइडिंग फैक्टर में मुझे लगता है कि वो उस इलाके में, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, जिस इलाके से आरके सिंह आते हैं, वहां पर वो मुझे लगता है हार जीत के डिसाइडिंग फैक्टर को तय कर सकते हैं अगर चीजें आगे पीछे एनडीए से होती हैं तो। खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कई सवाल हैं किस तरीके से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच एक सीट को लेकर जो टसल चल रहा है, उसके साथ साथ जेडीयू और एलजेपी के बीच जिस तरीके से खींचतान है, किस तरीके से तमाम चीजों को सेटल डाउन बीजेपी करेगी और अपने कुनबे के नेताओं के असंतोष को कैसे उसको खत्म कर पाएगी। इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल राग बिहारी में इतना ही, लेकिन बिहार से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।